स्टूडेंट्स, तो देखो आज हमारे चैप्टर मोल कंसेप्ट के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए पार्ट के साथ जिसका नाम है यूडियोमेट्री। देखिए यूडियोमेट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा सा आपको शुरुआत में डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जितनी टेक्निक्स मैं आपको सिखाऊंगा अगर आप उनको ठीक से फॉलो करें, उनकी प्रैक्टिस करें तो यूडियोमेट्री आपके लिए बहुत ही आसान से टॉपिक बन के रह जाएगा। दूसरी चीज़, यूडियोमेट्री से अब इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। पहले जब 2000 से पहले जेई के पेपर हुआ करते हैं उनके अंदर यूडियोमेट्री के बहुत क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अभी बहुत सालों से इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे गए। इसका मतलब नहीं कि टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं, इसीलिए टॉपिक और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इतिहास गवाह है जो बहुत सालों से कुछ नहीं पूछा गया तो उसको कभी भी पूछा जा सकता है। हाँ जी हाँ, तो टॉपिक है अपना यूडियोमेट्री। और आओ बात करते हैं कि हम क्यों यूडियोमेट्री पढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें यूडियोमेट्री के अंदर डिस्कस करनी होती है। देखिए यूडियोमेट्री क्या है, सबसे पहली चीज़, हेडिंग तो आपने डाली ली होगी, तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास है कि यूडियोमेट्री क्या है। तो यूडियोमेट्री इज बेसिकली अ टेक्निक, इट इज अ टेक्निक which is used to determine the molecular formulas of हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड। जनरली पहले हाइड्रोकार्बन्स के लिए यूज करते थे, बट हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोनों के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उसके अलावा एंड टू एनालाइज गैसियस मिक्सचर्स। तो जो गैसियस मिक्सचर्स होते हैं, एक गैसियस मिक्सचर में कौन कौन सी गैसेस हैं, उनका कितना कितना वॉल्यूम है, इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए हम इस टेक्निक को काम में लेते हैं। ठीक, बेसिकली यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं, जिनको आप यूडियोमेट्री में बार बार यूज करते हो और उसी के बेसिस पर हम यूडियोमेट्री को काम में लेते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, देखें मैं आपको पहले अगर टेक्निक सिखाऊं तो इसमें इसका नाम यूडियोमेट्री क्यों पड़ा। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको जिस भी कंपाउंड का, जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का या हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला पता करना है। ठीक, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक हाइड्रोकार्बन है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है CXHYOZ, मैं इसका एक नॉन वॉल्यूम ले लेता हूं, लेट्स से 10 ml, और इसे मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाता हूं। तो यह बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएं तो आपको दो ही चीजें मिलेगी, एक आपको मिलेगा CO2 और दूसरा आपको मिलेगा H2। ठीक, अब जरूरी नहीं है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी हो सकता है। नाइट्रोजन होगा तो हो सकता है नाइट्रोजन की करस्पॉन्डिंग कोई गैस आपको मिले। तो इस तरह से क्या होता है, हम इसको जलाते हैं। तो हम इसको जलाते हैं तो हम इसको एक ऐसी ट्यूब में जलाते हैं, एक स्पेशल टाइप की ट्यूब होती है। ठीक, जब इसको जलाते हैं तो जो भी गैसेस बनती हैं, इस ट्यूब से आप डायरेक्टली उन गैसेस का वॉल्यूम मेजर कर सकते हो। इस ट्यूब के ऊपर वॉल्यूम ग्रेजुएटेड होता है। ग्रेजुएटेड का मतलब ये नहीं कि वॉल्यूम यहाँ से बीटेक करके गया है, नहीं। ग्रेजुएटेड का मतलब यहाँ पर वॉल्यूम्स मार्क्ड होते हैं। एक स्पेशल ट्यूब होती है जिसमें आप गैसेस का वॉल्यूम, यहाँ 10 ml को बर्न करने पर कितना ml, कितना वॉल्यूम गैसेस का बना, या आप डायरेक्टली इस ट्यूब से क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो इस ट्यूब का नाम होता है यूडियोमेट्री ट्यूब, जैसे आप यूडियोमीटर भी बोलते हो, और इसीलिए इस टेक्निक का नाम क्या रखा गया, यूडियोमेट्री रखा गया। ठीक है, अभी टेक्निक क्या होती है क्या नहीं होती है वो तो आप अभी देखना सीखोगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये तो इसका सेकेंडरी पार्ट, इसका प्राइमरी पार्ट क्या होता है मैं समझाऊँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पर काम करते हो अकॉर्डिंग टू गैलुसेक्स लॉ। ठीक, ये क्या कहता है कि अगर आप कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर हो, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो बताओ PV इक्वल टू nRT से वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोल्स। तो सबसे पहली चीज तो ये कि हम यहाँ पर गैसियस रिएक्शन से डील करते हैं, और गैसियस रिएक्शंस के लिए कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर वॉल्यूम जो होता है वो मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैसेस can be treated in a similar way as moles। ठीक, तो गैसेस के वॉल्यूम को हम उनके मोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम गैसेस के वॉल्यूम को उनके मोल्स के इक्वल लेकर चल रहे हैं, हम सिर्फ गैसेस के वॉल्यूम को उसी वे में ट्रीट करेंगे जैसे हम मोल्स से करते हैं। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने रिएक्शन लिखूं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। तो इस रिएक्शन की शक्ल देखकर मैं दो चीजें इंटरप्रेट कर सकता हूं। थिंग नंबर 1,
1 मोल N2 3 मोल H2 से रिएक्ट करता है और उससे आपको 2 मोल NH3 मिलेगा। दूसरी चीज, क्योंकि एक गैसियस रिएक्शन है, मैं लिख सकता हूं कि 1 वॉल्यूम N2 विल रिएक्ट विद 3 वॉल्यूम H2 टू फॉर्म 2 वॉल्यूम NH3। ये मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, याद है ना। चलिए, और अभी हम इसको डिटेल में डील करेंगे, तब और डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, दूसरी चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि हम यहाँ पर जो भी रिएक्शंस पढ़ेंगे, जो भी रिएक्शंस यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, उनकी कंडीशंस, अगर कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं है, इफ कंडीशन इज नॉट स्पेसिफाइड, मतलब रिएक्शन कंडीशन अगर स्पेसिफाइड नहीं है, देन आप हमेशा रूम टेम्परेचर कंडीशन मानकर चलोगे। देन रूम टेम्परेचर कंडीशंस विल बी कंसीडर्ड। हाँ जी, अगर उसने आपको टेम्परेचर नहीं दिया है तो आप रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मानकर चलोगे और उसी के हिसाब से काम मिलोगे। इससे क्या मतलब है? इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखने को मिलेगी। जैसे आप किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करो, तो जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करोगे, आपको दो ही चीजें मिलती है, एक CO2 गैस और एक H2O। अब ये बहुत बड़ा धर्म संकट है। क्या है धर्म संकट? क्या कि हम वाटर को गैस लें या लिक्विड। तो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो वाटर यहाँ पर गैसियस स्टेट में होगा। अगर कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो हम रूम टेम्परेचर कंडीशन मानकर चलेंगे और वाटर को लिक्विड फेज मिलेंगे। हाँ, ये चीज़ आपके हमेशा काम में आएगी। यहाँ पर भी, थर्मोडायनेमिक्स में भी, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी आप बार बार यूज करोगे। वहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई देखो, कोई कंडीशन नहीं दी है तो हम रूम टेम्परेचर मान के चलेंगे और वाटर को कौन सी फेज में लेकर चलेंगे? लिक्विड फेज में लेकर चलेंगे। सही है। चलिए, मूव करते हैं अपनी अगली कंडीशन पर। अगली कंडीशन क्या है? ये सब रटना नहीं है, कुछ याद नहीं रखना है, देखते जाओ, भूलते जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ें याद रखने की वो आपको अपने आप होने वाली है। प्रैक्टिस, हाँ, क्वेश्चंस करेंगे, आपको अपने आप याद होगा। देखिए अगला पॉइंट, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन इज कंसीडर्ड एज एन इनर्ट गैस एट रूम टेम्परेचर and will not react until specified। जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा गया है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर ही नजर आ रहा है कि नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही है, तभी आप नाइट्रोजन रिएक्शन मानकर चलोगे। अदरवाइज हम ये मानकर चलते हैं कि नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करेगी। रीजन इज हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है, जिसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ती है, जो कि रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं होगी, और हम नाइट्रोजन को इनर्ट गैस मान के चलेंगे। ठीक। एक और बहुत ही काम की चीज़ जो आपके न्यूमेरिकल्स करते हुए काम में आएगी, ऑक्सीजन इज ऑलवेज कंसीडर्ड इन एक्सेस इफ नॉट स्पेसिफाइड। अगर ऑक्सीजन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो आप ऑक्सीजन को किस में मानकर चलते हो? हमेशा एक्सेस में मानकर चलते हो। ठीक है, ये सब पॉइंट्स में क्वेश्चंस में यूज करूंगा, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। अब देखें, यूडियोमीटर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, गैसियस मिक्सचर को एनालाइज करना। ये आप ध्यान से देखना। सपोज मेरे पास एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें गैसेस हैं A, B एंड C, और मान लो इस मिक्सचर का वॉल्यूम है 80 ml। ठीक है, अब इस मिक्सचर में गैस A का वॉल्यूम कितना है, गैस B का वॉल्यूम कितना है और गैस C का वॉल्यूम कितना है, ये पता करने के लिए हम एक तरीका यूज करते हैं। ठीक, वो तरीका क्या है? बहुत आसान है। हम इस गैसियस मिक्सचर को अलग अलग रिएजेंट से पास करते हैं। तो इसको मैं पास करता हूं रिएजेंट 1 से। किससे पास करता हूं? रिएजेंट नंबर 1। ये रिएजेंट क्या करता है? मान लो गैस A को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जैसे आप जाओगे ये गैस A को खा जाएगा, खाने का मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब देखो, यहां से पास करने से पहले आपने वॉल्यूम नाप लिया, यूडियोमेट्री ट्यूब थे आपके पास, इसमें से पास करके फिर से आप बाकी गैसेस को यूडियोमेट्री ट्यूब में लेकर आए, तो जो आपके पास गैसियस मिक्सचर बचा, गैसियस मिक्सचर, बताओ उस गैसियस मिक्सचर का वॉल्यूम यूडियोमेट्री ट्यूब ने बताया कि 50 ml आ चुका है। तो इस मिक्सचर को पास करने से पहले वॉल्यूम था 80,
पास करने के बाद हो गया 50, इसका मतलब जो वॉल्यूम में कमी आई, हाँ जो कंट्रैक्शन आया वॉल्यूम में, वो किसके इक्वल होगा, गैस ए के। तो यहां से आप वॉल्यूम ऑफ गैस ए निकाल सकते हो, दैट वुड बी 30 ml। सही है। फिर इस गैसियस मिक्सचर को आप एक और रिएजेंट से पास करते हो, लेट्स से रिएजेंट नंबर 2। मान लो ये रिएजेंट सी गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, किसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सी गैस को, ठीक है। अब यहां से आपने वापस यूडियोमेट्री ट्यूब में देखा, तो बताओ यहां सिर्फ कौन सी गैस पहुंचेगी, बी, और यूडियोमेट्री ट्यूब ने बताया कि भैया इसका वॉल्यूम है 20 ml। इसका मतलब जो फिर से 30 ml का कॉन्ट्रैक्शन आया, वो किसका वॉल्यूम दे रहा होगा आपको, सी गैस का वॉल्यूम दे रहा होगा। तो इस तरह से आप एक गैसियस मिक्सचर को यूडियोमेट्री ट्यूब के थ्रू अलग अलग रिएजेंट से पास करके क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। आपको ये कहानी समझ में आ रही है। तो अब जो इंपॉर्टेंट चीज है यूडियोमेट्री में याद रखने की, कि कौन सी गैस को कौन सा रिएजेंट एब्जॉर्ब करता है, ये चीज आपको क्वेश्चन में बताई नहीं जाएगी, ये आपको खुद याद रखनी होगी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूडियोमेट्री में याद रखने की, वो है ये चीज जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। आई होप आपने ये तो लिख ही लिया होगा, हो गया ना। चलिए तो देखें, इसको मैं कर देता हूं क्लियर। हाँ मैं आपका वेट कर रहा हूं कि आप लिख लो एक बार, जमा के लिख लिया ना। चलिए अब हम इसे तो करते हैं साफ, गायब, और बात करते हैं कि कौन कौन सी गैसेस कौन कौन सी रिएजेंट्स के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक, तो देखें, आई थिंक ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक सेकेंड दें मुझे। चलिए, तो अब आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आपके पास है सॉल्वेंट और गैसेस एब्जॉर्ब, कि कौन कौन सा सॉल्वेंट किस किस गैस को एब्जॉर्ब करता है। तो देखिए आपके पास KOH है, या फिर आपको एल्कोहलिक KOH भी बोल सकता है। कभी कभी एल्कोहलिक KOH की जगह ये एल्कोहलिक NaOH भी यूज कर सकता है। तो CO2, SO2, Cl2, ये सारी गैसेस को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, आपका KOH। एल्कोहलिक KOH बोल देगा, या फिर एल्कोहलिक NaOH भी यूज कर सकता है। सेकेंड है आपका अमोनिकल Cu2 Cl2। ध्यान रखें, कार्बन मोनोऑक्साइड को अमोनिकल Cu2 Cl2 यूज करता है। जो सेकेंड रीजेंट है ये सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना फर्स्ट है। नेक्स्ट इज योर एल्कलाइन पायरोगैलोल, सॉरी टर्पेंटाइन ऑयल, जो कि ओजोन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। और अगला है आपका एल्कलाइन पायरोगैलोल, जो कि O2 को एब्जॉर्ब करता है। तो ये फर्स्ट, ये फोर्थ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आपके काम में आने वाले हैं। O2 गैस को एल्कलाइन पायरोगैलोल एब्जॉर्ब करता है, जबकि CO2, SO2, मेन चीज CO2 है, उसको आपका एल्कोहलिक KOH एब्जॉर्ब करता है। ठीक, वाटर की अगर हम बात करें तो NH3 और HCl को वाटर एब्जॉर्ब करता है। हाँ, NH3 गैस और HCl गैस अगर किसी में एब्जॉर्ब होंगी तो वो होगा वाटर। हाँ, अगर आपके पास वाटर वेपर्स हैं तो उनको कौन एब्जॉर्ब करता है, CuSO4 या फिर CaCl2। कई बार इसकी जगह आप H2SO4 भी यूज कर सकते हो। तो कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहां पर वाटर को या फिर मॉइस्चर को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। बोलो बात समझ में आ रही है आपको। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको यूडियोमेट्री को यूज करने के लिए याद होनी चाहिए, और अगेन इनको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे आप इनको यूज करना अपने आप सीख लोगे। समझ रहे हैं इस चीज को। चलिए, तो ये सब अब आप कॉपी कर ले, ये वाला पार्ट आपने कॉपी कर लिया है ना, जल्दी से कॉपी कर लो। फिर मुझे आपको एक और चीज सिखानी है, दैट इज गैसियस रिएक्शंस के अंदर क्या होते हैं, वॉल्यूम चेंजेस होते हैं। तो आपको गैसियस रिएक्शन में पहले वॉल्यूम चेंजेस से डील करना आना चाहिए, तभी आप यूडियोमेट्री के सारे क्वेश्चंस को ठीक से अटेम्प्ट भी कर पाओगे और उन्हें आप सॉल्व भी कर पाओगे। लिख लिया आपने? चलिए, लिख लिया तो हम मूव करते हैं अपने अगले पार्ट पर, दैट इज वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग गैसियस रिएक्शंस। ठीक, तो गैसियस रिएक्शंस के अंदर वॉल्यूम चेंजेस कैसे होते हैं, बढ़ता है, कम होता है, कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो मैं बहुत सिंपल से बताऊं, आप एक रिएक्शन की शक्ल देखकर बता सकते हो कि उसमें वॉल्यूम बढ़ रहा होगा या फिर वॉल्यूम कम हो रहा होगा। ठीक, अगर हम वॉल्यूम चेंज की ही बात करें सिर्फ, तो देखिए वॉल्यूम चेंज का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब देखो, अगर ये चीज पॉजिटिव आई तो मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, एक्सपेंशन होगा। अगर ये चीज नेगेटिव आई तो वॉल्यूम कम हो रहा होगा, कंप्रेशन होगा। और अगर जीरो हो गई मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया है।
तो हम सभी जानते हैं, लेकिन एक रिएक्शन की शक्ल देखकर भी आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम चेंज बता सकते हो। देखें, हमने सीख लिया है कि वॉल्यूम क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू मोल्स होता है। ठीक, अब आप देखो, जैसे जैसे मोल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अगर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा हैं, कौन से मोल्स, हम सिर्फ गैसेस के मोल्स देखेंगे, तो गैसियस मोल्स। तो अगर गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट से ज्यादा है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, मतलब एक्सपेंशन होगा। सही बात है। अगर गैसेस के मोल्स, प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स से कम है, तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं टोटल, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा और गैस का क्या हो रहा होगा, कंप्रेशन हो रहा होगा। लेकिन वहीं अगर मोल्स सेम है, प्रोडक्ट्स के मोल्स और रिएक्टेंट्स के मोल्स सेम हैं, तो उस केस में कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, शक्ल देखकर बताना। देखें एग्जांपल, जैसे मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं, पहली रिएक्शन N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। बताओ, पहले तो आप रिएक्शन की शक्ल देखकर मुझे बताओ, टोटल गैसेस की मोल्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? सही बात है, कम हो रहे हैं ना। देखें, इधर टोटल गैसेस मोल्स कितने हैं, 4, इधर कितने हैं, सिर्फ 2। तो 4 से 2 गैसियस मोल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो बताओ, वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब इस रिएक्शन में कंप्रेशन होगा, या फिर आप बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। यहां कंप्रेशन की जगह हम कॉन्ट्रैक्शन टर्म यूज करेंगे, यानी जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा। क्या हुआ होगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है, ठीक, ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, बहुत ध्यान से देखना, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक तरीका तो है मेरे पास, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। पर ये फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम थोड़ा लोचा होता है, अभी मैं आपको वैल्यूज के साथ भी सिखाऊंगा, तब दिखेगा आपको। तो मैं आपको एक फॉर्मूला सिखा रहा हूं, आप उस फॉर्मूले को याद रखें। आप सिर्फ ये देखना कि टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड कितना है, ठीक, माइनस टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड कितना होगा। ये चीज आपको देखनी है, यही आपके लिए वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है। देखो, वैसे क्या होगा, प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम होगा, रिएक्टेंट का ज्यादा होगा, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने वैल्यू को, तो मेरे को पता ही डिक्रीज हो रहा है, तो मैं साइन की चिंता नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है। जब भी कभी आप वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन यूज करो, तो आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, और सिर्फ कौन सा रिएक्टेंट, जो कि यूज हुआ है, जो बचा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, एक्स्ट्रा जो लिया उससे मुझे कोई मतलब नहीं, और आपको सिर्फ वो वॉल्यूम कंसिडर करना है जो क्या हुआ है, फॉर्म्ड हुआ है। अगर आप इस चीज को यूज करोगे तो आपके गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ध्यान से देखें, जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने इन दोनों का ही 50 ml यूज किया, लेट्स से ये 60 ml यूज कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब बताओ, मैंने आपको सिखाया कि रिएक्शन है, कुछ नहीं दिया तो हम प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट मानकर चलेंगे। वॉल्यूम गैसेस के मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जैसे आप मोल्स से डील करते हो, सेम वैसे ही आप यहां पर वॉल्यूम से डील करोगे। तो दोनों गैसेस के वॉल्यूम पता है, तो आप कंसेप्ट किसका लगाओगे, हाँ, एलआर का कंसेप्ट लगाओगे। बताओ एलआर कौन, तो देखो 60/1, 60/3, छोटी वैल्यू ये एलआर, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा 0। सही है। 3 मोल के लिए 1 मोल काम में आता है, 1 के लिए 1/3। अरे वाह, आपको तो आ गया। 60 में से कितना काम में आएगा, 20। तो देखो 40 ml N2 बच जाएगा लेफ्ट, ठीक है। 3 से बनता है 2, 1 से बनेगा 2/3। बताओ 60 से कितना बनेगा, इंटू 60, यानी 40 ml NH3 बन जाएगा। अब ये तो आपको दिख ही रहा है, क्योंकि टोटल मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा, मतलब वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जो चेंज इन वॉल्यूम या वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है, एक तो आप लिख सकते हो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, उससे वैल्यू आएगी नेगेटिव आपको दिखा रहा होगा कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके अलावा उसका और कोई मतलब नहीं है। तो देखो, फाइनल वॉल्यूम जब आप देखोगे तो अब आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। फाइनल वॉल्यूम में आप सिर्फ NH3 का वॉल्यूम नहीं देखोगे, NH3 प्लस साथ में जो N2 बच गया है वो भी देखोगे। तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 40 + 40 माइनस इनिशियल टोटल वॉल्यूम कितना था, 60 ये और 60 ये,
तो -40 ml है ना, ये हो गया 80, ये हो गया 120, डेल्टा भी आएगा -40, माइनस साइन दिखा रहा है कि वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन है। इस वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 ml आ जाएगी। ये मैंने सॉल्व किया इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में इसको भूल जाते हैं, ठीक। तो आप सेम यही आंसर इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। बहुत ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स यूज्ड ओनली, यूज्ड। इस रिएक्शन पे आओ, बताओ H2 कितनी काम में आई, 60 ml पूरी, प्लस इसके 60 के लिए N2 सिर्फ कितनी काम में आई, 20 ml, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड, होगा माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, तो प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ है 40, देखो 80 - 40, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा 40 ml, सेम है। तो अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है समझ में, तो आप इसको यूज करें। मेरा रिकमेंडेशन ये है, आपको वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन अगर निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड माइनस क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट यूज्ड, कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आप देखें, अगर मैं रिएक्शन चेंज कर दूं तो देखो क्या होगा। मान लो मैंने रिएक्शन ले ली है कि PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, है ना। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं चीजें, तो कुछ भी रिएक्शन ले सकता हूं। मान लो मैंने इसका 50 ml यूज किया, बताओ रिएक्शन क्या बोल रही है, मोल्स बढ़ रहे हैं ना, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। तो इस रिएक्शन में वॉल्यूम में क्या होगा, एक्सपेंशन। तो बताओ इसके 50 ml से ये भी कितना बनेगा 50 ml, और ये भी कितना बनेगा 50 ml। आप बिना रिएक्शन लिखे भी फाइनल वॉल्यूम बता सकते हो। कैसे, देखो इधर टोटल मोल्स कितने थे 1, इधर टोटल मोल्स कितने हो गए 2, तो रिएक्शन कंप्लीट होने पर टोटल मोल्स डबल हो गए, टोटल मोल्स डबल हो गए तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। देखो पहले था 50, अब हो चुका है 100। तो अगर मैं यहां वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकालूं तो वॉल्यूम ऑफ, अब देखो यहां कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, यहां वॉल्यूम में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। तो बताओ फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, 50 + 50 100 -50 यानी 50 ml। इसी तरह अगर आप रिएक्शन देख लो ये वाली, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस, तो यहां वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इनिशियल मोल्स भी 2 हैं और फाइनल मोल्स भी कितने होंगे 2। आप चाहें तो वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, 100% है कि यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स पे, इन दोनों केसेस पर इतना स्ट्रेस इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे काम ही सबसे ज़्यादा ये आने वाला है और मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ। तो बहुत सिंपल है, आप ये ध्यान रखें, किसी भी गैसेस रिएक्शन में वॉल्यूम कंट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स यूज्ड माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, कर सकते हैं। चलिए कॉपी करें, फिर हम बढ़ते हैं आगे और आपको सिखाते हैं क्वेश्चंस। ये जो भी कुछ आपने यहाँ पे सीखा, इन सबको यूज कैसे करना है। चलिए तो पहले तो मैं आपको वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन यूज करने पर एक क्वेश्चन करवाता हूँ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से सॉल्व करें, आप यहाँ पर गलती कर सकते हैं। तो मैंने जहाँ पर भी क्वेश्चन दिया है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स इसमें गलती करते ही करते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि 10 ml CO is mixed with 10 ml O2 to form CO2। ठीक है, आगे आपसे कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन if first part yield of reaction is 100% and second part yield is 75%। तो ये दो पार्ट्स हैं आपके, और ट्राई करें। चलिए हो गया आंसर, आंसर तो डिस्कस करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, आंसर आपके पास एक तो आना चाहिए आई थिंक 5 ml और एक आना चाहिए 7.5 ml, है ना। ये दो ही आंसर होने चाहिए बस आपके। मोस्ट प्रोबेबली 5 और 7, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, खैर देख लेते हैं। देखिए पहला पार्ट, आपने क्या किया है, CO गैस को O2 गैस के साथ मिक्स किया। आपने अगर गलती की होगी ना तो उसके सेकेंड पार्ट में की होगी, फर्स्ट पार्ट तो
इसका हर कोई बिल्कुल करेक्ट सॉल्व करता है। ध्यान से देखें, ये था 10 ml, ये भी है 10 ml। बताओ एल आर कौन? नहीं, O2 थोड़ी ना है, CO आएगा ना। देखो 10/1 और 10/2 तो 20 बन जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड एल आर है, ये एल आर है तो ये हो गया 0। देखो 1 के लिए हाफ तो 10 के लिए इसमें से 5 ml काम में आएगा और बचेगा कितना? 5 ml। और CO2 कितना बनेगा? 10 ml। अब जैसा आप करना चाहो वैसे आपकी इच्छा। अगर आप टोटल फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम करना चाहते हो तो टोटल फाइनल वॉल्यूम हो गया 15 और टोटल इनिशियल था 20, 5 ml आ गया। या फिर जैसे मैंने आपको सिखाया, आप तो इसी फॉर्म को यूज करना सीखें, टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स यूज, तो 10 + 10 इज 20 माइनस टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। हाँ, अरे वाह, गलती भी पकड़ लिया आपने, बिल्कुल सही। टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड बात कर रहा हूं, तो 10 ml यही यूज हुआ और ये सिर्फ 5 ml यूज हुआ। कितना बना? 15 ml माइनस, हाँ, टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड कितना है बताओ? 10 ml। तो देखो आंसर कितना आ रहा है? 5 ml। समझ रहे हैं ना? जल्दबाजी में आप ये गलती कर सकते हो, मैंने जानबूझ के की अभी 10 और 10 यूज कर ली। नहीं नहीं नहीं, 10 तो ये यूज हुआ है, ये सिर्फ कितना यूज हुआ है? 5 आ गया। अब इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है देखो, CO गैस प्लस हाफ O2 गैस, इससे क्या बन रहा है? वही CO2 गैस। वॉल्यूम सेम है, ये भी 10 ml है और ये भी 10 ml है। कहानी वही है, ये LR होगा 0, इसके 10 के लिए 5 काम में आएगा। अब देखो सेम साइड में यील्ड का कोई फंडा नहीं होता है, यील्ड से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 5 ml बच जाएगा। लेकिन अब जो CO2 बनेगा वो बनना चाहिए था 10 ml, लेकिन रिएक्शन की यील्ड है 75%, तो ये बनेगा सिर्फ 7.5 ml। अब आप निकालो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, तो बताओ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स यूज्ड कितना हो गया? फिर से 15 माइनस प्रोडक्ट फॉर्म कितना है? 7.5। तो इस बार आपका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन 7.5 ml होगा। ठीक है, कुछ लोग एक्स्ट्रा काम कर देते हैं, वो इनको बचा देते हैं कि 75% गया तो ये सिर्फ 7.5 काम है। नहीं नहीं नहीं, 75% थोड़ा ना गया है, 75% यील्ड है। यील्ड का मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट तो पूरा कंज्यूम हो गया, लेकिन जो प्रोडक्ट बनना था उतना प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है। समझ गए इस चीज को? तो देखिए ये सिंपल सा यूज है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का, सिखा दिया मैंने आपको। तो आओ इसी के ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि हम वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन को यहाँ पर यूज कर पा रहे हैं या फिर नहीं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप फटाफट से इसे ट्राई करें, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। चलिए हो गया क्वेश्चन। देखें सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 लीटर मिक्सचर है CO और CO2 गैस का। तो देखो आपके पास 1 लीटर मिक्सचर है, एक CO है और एक CO2 है, ठीक है। कह रहा है पास थ्रू रेड हॉट चारकोल। अब आपको रिएक्शन खुद सोचनी पड़ेगी। देखें CO है, मान लो यहाँ CO2 का वॉल्यूम है x लीटर्स, तो बताओ CO का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 - x लीटर्स होगा। जब आप रेड हॉट चारकोल से पास करोगे तो बेसिकली क्या होता है, ये जो आपको CO2 गैस है ये कार्बन सॉलिड के ऊपर रिड्यूस होती है और किस में कन्वर्ट होगी? CO गैस में। तो रिएक्शन बैलेंस करो 2CO गैस बनेगा। तो देखो इस CO का तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन ये जो CO2 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? CO गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब दो तरह से CO मिलेगी, एक CO तो एज इट इज यहाँ पहुंच रही होगी और दूसरी CO यहाँ पर इस रिएक्शन से फॉर्म होगी। तो अगर आप देखें कि मेरे पास कितनी CO2 थी? x लीटर CO2 थी। ये तो सॉलिड है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बताओ x लीटर CO2 से आपको कितनी CO मिलेगी? 2x लीटर CO मिलेगी। ये तो इस रिएक्शन से बनी और पहले से आपके पास कितनी CO है? 1 - x लीटर है। तो अगर आप टोटल वॉल्यूम ऑफ CO निकाल लो तो बताओ टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 - x प्लस 2x। तो देखो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 1 + x। और क्वेश्चन में कह रहा है कि नया वॉल्यूम जो है वो 1.4 लीटर बन जाता है। यहां से आप x किलो निकाल लो 0.4 लीटर, यानी जो मेरा ओरिजिनल मिक्सचर था उसमें CO2 कितनी थी? 0.4 लीटर और CO कितनी होगी? 0.6 लीटर, यानी 400 ml CO2 होगी और 600 ml क्या होगी आपके पास? CO गैस होगी। बोलो कर सकते हैं। चलिए तो इसी बात पर अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये तो थे दो क्वेश्चन जिनमें आपने वॉल्यूम चेंजेस को डिस्कस किया। अब हम चलते हैं यूडियोमेट्री के मेन एप्लीकेशन पर, जहां पर आप क्या करते हो? गैसियस मिक्सचर को एनालाइज करते हो।
तो बहुत ध्यान से देखना कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कैसे हम लोग इनके अंदर बेस्ड चीज़ों से डील करते हैं। करें शुरू। चलिए तो देखें, आपको 10 ml मिक्सचर दिया हुआ है ऑफ CO, CH4 एंड N2। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करता हूं, अगला क्वेश्चन फिर आप ट्राई करना, जिसको आपने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ एक्सप्लोड किया है। तो देखें 10 ml मिक्सचर है, इस 10 ml मिक्सचर में CO है, CH4 है और साथ में N2 गैस है। इसको आपने O2 के साथ एक्सप्लोड किया और जो रिएक्शन हुई उस रिएक्शन में आपको वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन दिया हुआ है 6.5 ml का। ठीक है, फिर there was a further contraction of 7 ml when the residual gases treated with KOH। आपको CO, CH4 और N2 का वॉल्यूम निकालना है। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, आप मान लो CO का वॉल्यूम है x मिलीलीटर, CH4 का वॉल्यूम है y मिलीलीटर, तो जो आपकी N2 बची इसका वॉल्यूम हो जाएगा 10 - x + y। सही है। जैसा मैंने आपको बताया कि जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा गया है आप ये मानकर चलोगे कि ये जो आपकी नाइट्रोजन है ये कैसी है, इनर्ट। कैसी है, इनर्ट है, तो ये रिएक्ट नहीं करेगी। तो यहां पर रिएक्ट कौन कौन करेगा, एक CO रिएक्ट करेगा और एक CH4 रिएक्ट करेगा। तो जब CO गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो ये क्या बनाएगी बताओ, CO2 गैस। सही है। सेम ऐसे ही जब आपकी CH4 गैस O2 से रिएक्ट करेगी तो ये क्या बनाएगी, दो चीजें, एक CO2 गैस और एक H2O। अब देखो क्या कोई कंडीशन दी है, नहीं ना, तो हम वाटर को कौन सी फेज मानकर चलेंगे, लिक्विड, नॉर्मल रूम टेम्परेचर कंडीशंस के हिसाब से। रिएक्शंस को बैलेंस करो, एक कार्बन, आपके पास हो गया 3 ऑक्सीजन, तो इसको आप लिखेंगे 3/2, सॉरी हाइड्रोजन बैलेंस करो पहले, 4 हाइड्रोजन, तो ये हो गया 2H2, 2 + 2 4, तो ये 2O2, ये हो गई आपकी रिएक्शन। सही है। अब आप ध्यान से देखें, ये पूरा CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH4 भी किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, CO2 में। तो जो आपको रिएक्शन के बाद रिजल्टेंट गैसेस या फिर रेजिडुअल गैसेस जिनको ये बोल रहा है मिलेंगी, बताओ उनमें क्या क्या होगा, एक तो CO2 होगा और साथ में क्या होगा, जो N2 बचा हुआ है वो भी होगा ना। तो ये आपकी रेसिडुअल गैसेस हैं जिसके अंदर CO2 होगा, N2 होगा। देखो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है तो जो ऑक्सीजन बची हुई होगी वो भी यहां पर प्रेजेंट होगी। ठीक है, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं करनी है। अब आप ध्यान से देखें कि यहां आप देखो ये XML है, बताओ इसके XML के लिए O2 कितना काम में आओगा, x/2 ml, और इससे CO2 कितना बना होगा, XML। सही है। सिमिलरली CH4 कितना है आपके पास, YML, इसके YML के लिए O2 कितना काम में होगा, 2Y, और बताओ इससे CO2 कितना बना होगा, Y। बताओ वाटर कितना बना होगा, नहीं 2Y नहीं लिखेंगे, ये तो गयो, तो 2Y नहीं लिख सकते, ये लिक्विड है ना, हम गैस के वॉल्यूम को लिक्विड के वॉल्यूम से रिलेट नहीं कर सकते, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। समझ रहे हैं आप इस चीज को। चलिए अब आप देखो टोटल CO2 कितनी बन गई आपके पास, x + y, तो यहां CO2 का वॉल्यूम हो चुका है x + y, और N2 का वॉल्यूम कितना होगा, 10 - x + y, तो जो 10 - x + y तो N2 हो गया और ये CO2 हो गया x + y होगा। अब ये कह रहा है कि इस मिक्सचर को KOH से पास करने पर देखो कॉन्ट्रैक्शन कितना आ रहा है, 7 ml। तो आपको पता है KOH किसको एब्जॉर्ब कर लेता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बताओ यहां CO2 का जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा 7 ml, तो आपको x + y की वैल्यू मिल चुकी है 7 ml। मिल गया ना, x + y मिल गया। तो देखो नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा, 10 - x + y, यानी इस मिक्सचर में वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितना था, 3 ml था। एक काम हो गया। अब एक इक्वेशन है आपके पास x + y में, एक और इक्वेशन आपको x + y में ढूंढना होगा। तो देखो उसके लिए आपको डेटा दिया गया है, ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। मैंने आपको क्या सिखाया था कि किसी भी रिएक्शन में अगर आपको वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकालना है तो आप लिखो टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स यूज्ड माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। बस ये दो चीज देखो, तो देखो दो ही तो रिएक्शन हो रही है। अगर मैं टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स यूज्ड देखूं तो देखो x + x/2 y + 2y, तो ये बनेगा 3x/2 + 2y माइनस x - y, XML ये बना, YML ये बना, बाकी सबको भाड़ में आने दो।
समझ रहे हो ना। अगर आप इनिशियल माइनस फाइनल यूज करते तो आपको हर एक को काउंट करना पड़ता। अब मुझे किसी को काउंट करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि मेरे पास कितना रिएक्टेंट यहां काम में आ रहा है और कितना प्रोडक्ट यहां फॉर्म हो रहा है। ध्यान से देखो, 3x/2 में से x गया तो ये बचेगा x/2, और 2y में से y गया तो ये क्या बचेगा y, और ये वाले होने चाहिए 6.5। मल्टीप्लाई करो तो x + 2y = क्या बन जाएगा 13। दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व करो, इसमें से इसको गायब कर दो तो बताओ 2y में से y गया तो कितना बचेगा y, y के लिए कितना गई 13 - 7 दैट इज 6 ml। हो गया। y किसका वॉल्यूम था, y था CH4 का वॉल्यूम। तो देखो N2 है 3 ml 10 ml में से, ये है 6 ml, तो बताओ वॉल्यूम ऑफ CO गैस कितना बनेगा 1 ml बन जाएगा। और ये इन तीनों गैसेस का यहां पर वॉल्यूम होगा CO, CH4 एंड N2 का। कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। चलिए कॉपी कीजिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये एक और क्वेश्चन, क्या ये आपको पूरा दिखाई दे रहा है? चलिए दिखाई दे रहा है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और मुझे बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हो गया। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। जहां तक मुझे याद है इसका आंसर ए ऑप्शन आना चाहिए, बट फिर भी देख लेते हैं। कह रहा है 1 मोल मिक्सचर है CH4 एंड एयर का। ध्यान दे, एक तो मिक्सचर होता है O2 का और यहाँ एयर, ठीक है ना। तो डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो भाई आपके पास 1 मोल मिक्सचर है, उस 1 मोल मिक्सचर में मीथेन भी है और साथ में एयर भी है, ठीक। अब जो एयर है उसके भी दो कंपोनेंट है, उसमें O2 भी है और उसमें N2 भी है, ठीक। N2 भी है इसके अंदर और O2 भी है इसके अंदर। इसके अंदर जो N2 है दैट इज 80% बाय वॉल्यूम, ठीक। और जो आपकी O2 है दैट इज 20% बाय वॉल्यूम। तो देखो बाय वॉल्यूम बोल लो चाहे बाय मोल बोल लो, क्योंकि टेम्परेचर तो सेम है आपका। कह रहा है सच दैट व्हेन अंडरवेंट कंबशन गिव मैक्सिमम हीट, अज्यूम कंबशन ऑफ ओनली CH4 उसने बोल दिया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहां पर x रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन को। ध्यान दें, ये कह रहा है कि मैक्सिमम हीट निकलनी चाहिए। मैक्सिमम हीट कब निकलेगी, जब सारा का सारा मीथेन क्या हो जाएगा कंज्यूम। तो आप ये मान लो 1 मोल मिक्सचर में इसके मोल्स है x, तो बताओ एयर के मोल्स कितने हो जाएंगे 1 - x होगा। अब 1 - x का 20% पार्ट तो कौन है O2, और बाकी का जो 80% पार्ट होगा वो होगा N2। बोला आपको यहां तक कहानी समझ में आ रही है? आ रही है ना। अब आप देखें, ये कह रहा है कि मीथेन का कंबस्टन होना है और उससे मैक्सिमम हीट रिलीज होनी है। देखें मैक्सिमम हीट तब रिलीज होगी जब कंप्लीट मीथेन का कंबस्टन होगा, और मीथेन के कंप्लीट कंबस्टन के लिए आपको 2 मोल O2 चाहिए होगी। यानी इस मिक्सचर में मोल्स ऑफ मीथेन और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो 1:2 होना चाहिए। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो होना चाहिए। जब स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो होगा तो ना CH4 बचेगा ना O2, कंप्लीट कंबस्टन होगा और आपके पास मैक्सिमम हीट रिलीज होगी। तो बस आप देखें, आपके पास CH4 के मोल्स कितने हैं x अपॉन आपके पास O2 के मोल्स कितने हैं 0.2 × 1 - x। दिस शुड बी इक्वल टू 1/2। देखो 2 से गया 2, 0.1 को लिख दो 1/10 तो 10 आ जाएगा ऊपर, तो 10x = 1 - x। बताओ x के लिए कितनी आ जाएगी 1/11 आ गया। यानी इस मिक्सचर में जो आपका मीथेन रहा होगा उस मीथेन के मोल्स हो गए 1/11, ठीक। O2 बताओ O2 के मोल्स कितने हो गए 0.2 × 1 - 1/11, तो 10 - 1 सॉरी 1/11, 11 - 1 is 10, 2 ये बन जाएगा 2/11 और O2 जो बनेगा वो बन जाएगा 8/11, ठीक। अब देखो क्योंकि टोटल मोल्स 1 है तो जो इनके मोल्स होंगे वही इनका मोल फ्रैक्शन होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मोल्स ऑफ मीथेन है 1/11, मोल्स ऑफ O2 है 2/11, यानी मोल फ्रैक्शन भी वही आएगी, और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितनी है 8/11 है। कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। चलिए तो इसी बात पे मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है अपना अगला क्वेश्चन। अभी तक आपने जो क्वेश्चंस देखे उनमें आप एक गैसियस मिक्सचर को एनालाइज कर रहे हो, तो ये भी एक गैसियस मिक्सचर था, आपने इसको एनालाइज किया। इसका दूसरा एप्लीकेशन होता है अननोन कंपाउंड्स के फॉर्मूले निकालना।
और उसी के ऊपर बेस्ड एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं। देखें, आपको 20 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है और इसको एक्सप्लोड किया है विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ये मैं उड़ा दूं ना, चलिए, तो ये तो गया। अब हम बात करते हैं कि आपके पास 20 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन है जिसको आपने एक्सप्लोड किया विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 60 ml when the resultant gases were passed through KOH। एक और कॉन्ट्रैक्शन हुआ 80 ml का। तो इसकी कहानी को समझें आप। आपने एक हाइड्रोकार्बन लिया, बताओ हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होता है, CXHY प्लस इसको आप जलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2। कुछ लोग इसको बैलेंस करके करते हैं, मैं बैलेंसिंग से नहीं करता हूं, मैं इसको सॉल्व करूंगा POAC से। और आप भी जब भी आपको अननोन कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना हो, आप भी POAC वाला टूल ही यूज करें। बहुत ही ध्यान से देखें कैसे हम सॉल्व करेंगे। आपके पास 20 ml एक हाइड्रोकार्बन है जिसको आपने एक्सेस ऑफ O2 के साथ एक्सप्लोड किया, ठीक है, तो इससे आपको CO2 और H2O मिलेगा लिक्विड फॉर्म में। कुछ नहीं दिया तो हम नॉर्मल कंडीशन मान के चलेंगे। अब बोल रहा है व्हेन द रिजल्टेंट गैसेस वर पास थ्रू KOH। आप ये बताओ मुझे कि जो रिजल्टेंट गैसेस बोल रहा है, बताओ रिजल्टेंट गैसेस में कौन कौन होगा। नहीं, थोड़ा सा ध्यान दो, रिजल्टेंट गैसेस में एक तो CO2 होगी ही होगी, साथ में और कौन प्रेजेंट होगा, O2 जो कि बच गया होगा। तो इसने बोला है ना O2 एक्सेस में, वो नहीं भी बोलता तो भी मैं O2 किसमें मानकर चलता, एक्सेस में ही मानकर चलता। तो जो रिजल्टेंट गैसेस होगी उसमें CO2 फॉर्म हुई, वो तो होगी होगी, साथ में और कौन प्रेजेंट होगा, जो O2 बच गई है वो भी यहां पर प्रेजेंट होगी। बोलो समझ में आ रहा है। अब आप ये देखो कि इस रिजल्टेंट गैसेस मिक्सचर को KOH से पास करने पर आपको क्या मिला, एक कॉन्ट्रैक्शन मिला 80 ml का। तो बताओ जो 80 ml वॉल्यूम होगा, ये जो CO2 बची है उसी का वॉल्यूम होगा। सही बात है। तो आपको ये पता लग गया कि इस रिएक्शन में कितनी CO2 बनी, 80 ml। तीसरी एक और चीज दी हुई है कि इस रिएक्शन में जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है वो कितना ml है, 60 ml का है। सही है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो, कभी भी आपको ऐसे फॉर्मूले पता करने हो तो आप क्या करो, जो जो चीजें यहां पर आपके काम में आ रही हैं, नोन फॉर्म में या अननोन फॉर्म में, उनके वॉल्यूम्स पता कर लो। तो देखो, ये वाटर तो है लिक्विड, है ना। अगर हम यहां पर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो बताओ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपसे क्या कहा था, ये होता है वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स यूज्ड माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। सही है ना। तो बताओ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितना दिया हुआ है आपको, 60 ml दिया है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो कि मान लो यहां O2 का वॉल्यूम काम में आया VO2, तो आप कितना लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड इज 20 प्लस VO2 माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड कितना है 80। बताओ 80 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 60। इस 60 को उधर भेज दो, यानी इस रिएक्शन में जो वॉल्यूम ऑफ O2 काम में आया वो कितना हो गया, 120 ml। तो ये वॉल्यूम आपको मिल चुका है 120 ml। तो मैंने क्या किया, इस रिएक्शन में जितनी भी गैसेस इन्वॉल्व थी मैंने उन सब के क्या कर लिए हैं, वॉल्यूम्स पता कर लिए। अब आपको सिर्फ एक्स और वाई ढूंढना है। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, POC लगानी है, एक बार कार्बन पर, एक बार हाइड्रोजन पर और एक बार ऑक्सीजन पर। तो आओ लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लगाओ POAC फॉर कार्बन। बताओ यहां कितना कार्बन है, X। तो आप क्या लिखोगे, X इंटू मोल्स ऑफ कार्बन, यानी इस कंपाउंड दैट इज 20, वॉल्यूम से डील कर लो। यहाँ कार्बन ही यहाँ है, कितना कार्बन है 1, तो 1 इंटू क्या लिख दोगे, मोल्स ऑफ CO2 लिख सकते हैं। तो बताओ मोल्स ऑफ CO2 यानी वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है 80। यहां से आपको X की वैल्यू मिल गई 4। फिर Y निकालना है, तो Y निकालने के लिए आप लगाओ POAC फॉर हाइड्रोजन। तो बताओ हाइड्रोजन के लिए आप POAC लगाओगे तो कैसे लगाओगे, यहाँ कितना हाइड्रोजन है Y, तो Y इंटू आप क्या लिखोगे 20। दिस शुड बी गुड। अब देखो इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको इस वाटर का वॉल्यूम नहीं पता क्योंकि तो लिक्विड है, तो कोई बात नहीं, आप इसके मोल्स यूज करो। आप क्या लिखोगे, Y इंटू 20 शुड बी इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ H2। अब मुझे H2 लिक्विड के मोल्स नहीं पता है, कोई बात नहीं, मत पता होने दो। मैं क्या करूंगा, इसके मोल्स को वॉल्यूम के टर्म्स में ढूंढूंगा। कैसे, उसके लिए आप फिर से लगाओ POAC फॉर ऑक्सीजन। तो आप देखो यहां कितना ऑक्सीजन है आपके पास, तो देखो ऑक्सीजन के लिए POAC लगाते हैं, कितना हो गया 2, तो 2 इंटू लिखोगे आप
वॉल्यूम ऑफ O2 विच इज 120 ml, ठीक। दिस शुड बी इक्वल टू क्या बनेगा, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ CO2 विच इज 80 प्लस, यहां लिखोगे आप 1 इंटू मोल्स ऑफ H2। अब आप ध्यान दो, मुझे मोल्स ऑफ H2 नहीं पता थे, लेकिन मैं यहां से मोल्स ऑफ H2 वॉल्यूम के टर्म्स में निकाल सकता हूं। तो देखो 240 160, 240 में से 160 गया तो आपको मोल्स ऑफ H2O कितने मिल जाएंगे, 80। तो ये ml की फॉर्म में मिल गए। इस वैल्यू को उठा के यहां रख दो, देखो 2 से गया 2, 80 का 0 जाएगा 0 से, यहां से आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 8। और इस तरह से इस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा, C4H8 होगा। तो बहुत सिंपल है। अगर आपको कंपाउंड्स के फॉर्मूले निकालने हो तो आप रिएक्शन को बैलेंस करके मत लिखो, वैसे बैलेंस करके भी आप कर सकते हो, पर कई लोगों को बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए मैं वो मेथड रिकमेंड नहीं करता हूं। आप सिंपल POC लगाएं। हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि बैलेंसिंग से इक्वेशन कैसे होगा तो मैं आपको बैलेंसिंग से बता सकता हूं, पहले आप एक बार इसे कॉपी करें। तो देखो, इसी क्वेश्चन को हम दोबारा से सॉल्व करते हैं, लेकिन इस बार बैलेंस करके, है ना। अब देखो, बैलेंसिंग में क्या करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसी रिएक्शन को आप दोबारा से लिखें तो ये बनेगा CXHY प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। सही है। अगर मैं बैलेंस करूं तो देखो, X कार्बन के लिए यहाँ पे X कार्बन आएगा, Y हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे आ जाएगा Y/2 हाइड्रोजन। आप ऑक्सीजन गिनो, 2X प्लस Y/2, तो यहां कितना हो जाएगा, 2X प्लस Y/2 अपॉन 2, यानी X प्लस Y/4। चेक करके देख लो, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2X प्लस Y/2, 2X प्लस Y/2। हो गया रिएक्शन बैलेंस। अब आप देखें, आपके पास 20 ml हाइड्रोकार्बन है, तो 20 ml हाइड्रोकार्बन के लिए आपको ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा, X प्लस Y/4 इंटू 20, बोलो चाहिए होगा। उससे CO2 कितना बनेगा आपका, 20X। ये तो लिक्विड है, इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। इस प्रोसेस में आपको वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन दिया हुआ है 60 ml, एक काम। और दूसरा, आपको CO2 का वॉल्यूम पता है 80 ml, जो कि KOH के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन से आपने पता किया था। तो बताओ, यहां से अगर आप X की वैल्यू निकालो तो वो कितनी आ जाएगी, 4 मिलीलीटर आएगी। एक काम हो गया। दूसरा काम आप निकालोगे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन से। तो देखो, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन 60 ml किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट गैसेस यूज्ड, तो वो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 20 इंटू, देखो X की वैल्यू कितनी है, 4 है ना, तो ये बन जाएगा 4 प्लस Y/4 होगा, माइनस कितना बैठेगा आपके पास, ये वैल्यू देखें 20X, यानी CO2 कितनी बनी, 80 ml। तो आप सॉल्व करो, देखो 20 माइनस 80 माइनस 60, उधर क्या कितना बन जाएगा, 120। 20 से 120 कैंसिल करो तो आपके पास 66 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 4 प्लस Y/4। यहां से आप Y के लिए निकाल लो, 8 आ गई, और आपको इस कंपाउंड का फॉर्मूला मिल जाएगा C4H8। तो ये मेथड बहुत आसान है, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स के लिए। जैसे ही देखो, यहां पर हाइड्रोकार्बन की जगह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, CXHYOZ, फिर बैलेंसिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। और इसके साथ अगर क्लोरीन और लगा दिया मैंने, तो फिर तो बस आप बैलेंस ही करते रह जाओगे। इसलिए ठीक है, अगर आपको बैलेंसिंग वाला मेथड अच्छा लगता है तो आप इसे यूज करें, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स के लिए ही। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा, और क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर ऐसा कोई कंपाउंड आ गया तो वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए POC मेथड थोड़ा ज्यादा आसान रहता है। थोड़ी सी आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो बड़ी आसानी से आप POC मेथड से भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ये थी आपकी एक टेक्निक जिसको हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ यूडियोमेट्री। आज के लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में।